हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कनाडा या यूएसए या यूके स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या कौन से बेसिक स्टेप हैं आपने फॉलो करने हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है या उसका जो इनिशियल स्टेप है वो आपने 6 मंथ पहले स्टार्ट कर देने हैं, 6 to 3 मंथ पहले। क्योंकि कुछ चीज़ों की वेरिफिकेशन चाहिए होगी जो कि बहुत टाइम ले जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ आपको ये बताता हूँ कि आप अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन, या मास्टर के लिए भी कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवानी होगी। सेकंड, आपने क्या करना है कि आपने यूनिवर्सिटियों को ढूंढना है और उसके बाद उन्हें रीच करने के बाद उनसे स्कॉलरशिप ईच एंड एवरीथिंग पूछनी है। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है कि जाके अपना वाचर लेके आपने फी पे कर देनी है। और फिफ्थ स्टेप में आपका क्या होना है कि आपको वीज़ा इशू हो जाएगा और आपने सीधा कनाडा के लिए चलने जाना है। तो आपने फ़ी पहले पे करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं स्टेप 1 की तरफ कि डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन कौन से वेरीफाई करवाने पड़ेंगे और कैसे। तो अगर आपने बैचलर के लिए जाना है तो 10th और 12th ग्रेड के जो आपके सर्टिफिकेशन होगी वो आपको वेरीफाई करवानी पड़ेगी। सबसे पहले उसकी कॉपीज़ को वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी उनके कंसर्न बोर्ड से, यानी कि जहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुल्तान बोर्ड, कराची बोर्ड से किया है मैट्रिक, तो आपको वहाँ से वो कॉपी उसकी वेरीफाई करवानी पड़ेगी जो कि आपको सील इन्वेलप में दी जाएगी। आपने उसको खोलना नहीं है। उसके बाद दूसरा इसी तरीके से 12th ग्रेड की, इन दोनों को आपने क्या करना है कि आईबीसीसी भेज देना है। अगर आपने कराची से किया है तो कराची का आईबीसीसी रीजनल ऑफिस अपना है, लाहौर का रीजनल ऑफिस अपना है और इस्लामाबाद का अपना है। तो आपने आईबीसी से उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने उसको अपने पास रख लेना है। और इसी तरीके से अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करने हैं तो आपने HEC से अपनी बैचलर की डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है। उसका भी यही सेम प्रोसेस है जैसे आपने अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन ली थी। इसी तरीके से इस दफ़ा आपने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी जो आपका कंट्रोलर होगा वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को वो वेरीफाई करके देगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जाके HEC जमा करवा देनी है। और HEC से आपने ये इन्वेलप एक्स्ट्रा डालना है जो कि TCS के जरिए पूरा प्रोसेस होगा। उसकी वेबसाइट ऑनलाइन है, उसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो आपने क्या करना है कि आपने TCS के ऑफिस हैंड ओवर करना है, फिर आपको वहीं से मिल जाएगा। अगर आप वॉक इन जाना चाहते हैं अर्जेंट बेस पे तो फिर आपको ये होगा कि उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यही, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप अपना प्रोसेस पहले से स्टार्ट करें। तो ये तो होगी बात वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन की डिग्रियों की। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल शीट बनानी है। उसमें पहला कॉलम बनाना है कि यूनिवर्सिटी का नेम, दूसरा उनकी डेडलाइन, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटियों की डिफरेंट डेडलाइन होती है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन फ़ी और उसके बाद उसका आगे आपने लिखना है कि उसकी ट्यूशन फ़ी। तो जो आपकी अफोर्डेबिलिटी हो, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी का ये होगा कि आपको वीज़ा प्रोसेस में आसानी होगी। और ना सिर्फ वीज़ा प्रोसेस में आसानी होगी बल्कि आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी। क्योंकि जो छोटी यूनिवर्सिटी होती हैं या जो कि टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी नहीं होती तो उनकी स्कॉलरशिप भी वैसे ही होगी। क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर आपने यहाँ से बैचलर कर लिया तो आपको पता होगा कि अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है। वो जैसे यहाँ की अब NLD यूनिवर्सिटी हो गई या UAT हो गई तो जाहिर सी बात है वो अच्छी हैं, तो उसी बेस पे जॉब भी अच्छी मिलेगी। अगर कहीं जगह एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा। एक यहाँ पे यह है कि अब वहाँ पे 2 तरह के होते हैं मास्टर की डिग्री हैं, कोर्स बेस होती है और नंबर 1 रिसर्च पे। रिसर्च बेस पे आपको वीज़ा इजी मिलेगा, लेकिन एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है मुझे, मैंने अप्लाई खुद किया हुआ है, मेरी टंग स्लिप हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले प्रोफेसर को रीच करना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को आपको रीच करना है बाय ईमेल। वो आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, डायरेक्टरी में जाएंगे तो आपको हर यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। और मैंने कम से कम 300 प्रोफेसरों को ईमेल किया, तब जाके मेरे लिए 2-3 प्रोफेसर एग्री हुए। और क्योंकि होता यह है कि अमूमन, मैंने क्यों कहा, मेरा यह है कि मैंने सितंबर इनटेक के लिए लेना था तो मैंने अभी अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो यही होगा कि अगर आप पहले से स्टार्ट करेंगे तो यूँ हो सकता है कि कुछ प्रोफेसर के पास स्लॉट हो, तो आप क्या करें, आप 3 से 4 टाइटल आप उन्हें बताएं कि आप इन रिसर्च के लिए अवेलेबल हैं। तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको क्या करें, किसी न किसी के लिए
हायर कर लें। तो बस आपसे यही कहना था। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आप वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम तकरीबन $170 से लेके $150 तक यूनिवर्सिटियों की फ़ी होती है। कैनेडियन में चले जाएं या यूएसए में चले जाएं या यूके में चले जाएं, तो आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगी। जैसे सिलेक्शन हो जाएगी, आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा, रजिस्टर नंबर, तो आपने उसके अगेंस्ट जाके फ़ी पे करनी है और आपने अपना स्टेटमेंट आपने ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करनी है। अगर आप यूएसए के लिए जा रहे हैं तो यूएसए के लिए आपको इन पर्सन इंटरव्यू होगा। अगर आप कनाडा के लिए जा रहे हैं तो कनाडा के लिए आपका इन पर्सन इंटरव्यू नहीं होगा। काफ़ी सारी एचआर कंसल्टेंसी हैं, वो आपको इस बारे में गाइड करेंगी। मैं पर्सनली आपको कोई रेकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने सारा अपना खुद किया, क्योंकि मेरा रिसर्च बेस है, मेरा कोर्स बेस नहीं है। तो आपने उनसे फाइल प्रिपेयर करनी है या खुद से प्रिपेयर करनी है। करने के बाद आपने फाइल सबमिट करनी है, तो आपका वीज़ा आपको इशू हो जाएगा। वीज़ा आप कितने साल का होगा कि अगर आप डिग्री बेस पे जा रहे हैं तो अमूमन जो डिग्री होती है वो 12 मंथ से 18 मंथ की होती है, यानी कि 2 ईयर की होती है, लेकिन उसमें कुछ वेकेशन आती हैं। तो आपका क्या होगा कि आपको 2 ईयर का वीज़ा मिल जाएगा और साथ में आपको पोस्ट वर्क परमिट मिल जाएगा। आई थिंक इस तरीके से कुछ कहते हैं, पीजी, तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा आपको। तो आपको यानी कि 2 साल का वीज़ा मिला है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो टोटल आप 5 साल वहाँ स्टे करेंगे। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आपने अपना यहीं से किसी स्किल में आपने क्या करना है, इम्प्रूव करके जाना है अपना कोई स्किल, ताकि आप वहाँ पे जाते ही कोई अच्छी जॉब ले सकें और फिर आपको काफ़ी फीस का मसला ना हो। और अगर कुछ लोग इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे ही अपनी फ़ीस जमा करेंगे और पे कर देंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको ले दे के कोई 1000-2000 की मिल जाएगी जॉब, जिसमें अगर आपका हॉस्टल फ़ी आपकी निकल सकती है, लेकिन आपकी फ़ी नहीं निकल सकती, क्योंकि फ़ी अगर 15,000 से $20,000 है। तो हाँ, इन केस अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, और स्कॉलरशिप अप्लाई करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप, कुछ यूनिवर्सिटियों का ये होता है कि आपको प्री अप्लाई करनी पड़ती है, अदरवाइज आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो आपने उसके लिए भी प्री अप्लाई कर लेना है, ताकि आप क्या करें कि आपको वो स्कॉलरशिप मिल सके। तो उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली समझ आया होगा। और अगर आपको सच में समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई आपका दोस्त या जानने वाला कनाडा जाना चाहता है तो उस तक की वीडियो पहुंचा दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।